गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी या भूगोल की क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें हमने भारत के स्थित विस्तार, तटीय क्षेत्र, इन सब के बारे में हमने विस्तार से उस बारे में चर्चा की है। उसी क्रम में हम आते हुए आज हमारा टॉपिक जो है वो है हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। ठीक है, तो समय बर्बाद न करते हुए हम केवल कंटेंट पे ध्यान देते हैं कि हमारा कंटेंट क्या है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। हिमालय के निर्माण के लिए हमें कुछ चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले ज़रूरत है कि जो हिमालय का ऊपर उठा हुआ भाग है ये किस प्रकार से बना है। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए कि पृथ्वी पर कौन कौन से बल कार्य करते हैं। पृथ्वी आप जानते हैं अंडाकार होती है, तो आप जानते हैं उसमें दो प्रकार की बल काम करेगी। वो दो प्रकार की जो बल होगी वो किस प्रकार से होगी, वो बल होगी, पहली बल होगी पृथ्वी के अंदर आप देखते हैं बहुत सारी गैसेस बनती हैं, या तो वो ज्वालामुखी के रूप में विस्फोट करते हैं, या तो आप देखते हैं कभी कभी भूकंप आ जाते हैं। तो इसका मतलब है पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई ना कोई बल कार्य करता है। तो अगर आंतरिक भाग में बल का कार्य करता है तो उसी को बोलते हैं अंतर्जात बल। क्या बोलते हैं? अंतर्जात बल। अब आप जानते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही नहीं बल्कि वायु भाग में भी कुछ बल कार्य करते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि पानी जो है एक दिशा में बहती रहती है। भूमिगत जल जो है वो भी पाया जाता है। हिमानी जो पाई जाती हैं वो उसी कारण से होती हैं। तो बहिर्जात बल का मतलब, तो उस बल को कहेंगे बहिर्जात बल, और बहिर्जात का बल का मतलब है कि पृथ्वी के वायु भाग में लगने वाले बल को। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी पर कितने प्रकार की बलें कार्य करती हैं। तो पृथ्वी पर दो प्रकार की बल कार्य करती है। ठीक है, पहला बल जो है वो अंतर्जात बल है और दूसरा बल जो है बहिर्जात बल है। ठीक है, आप देखते हैं अंतर्जात बल। अंतर्जात बल के अर्थ से ही स्पष्ट है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो लगने वाला बल है उस बल को क्या कहेंगे? अंतर्जात बल। ठीक है, दूसरा आपका प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार है बहिर्जात बल का, यानी पृथ्वी के वायु भाग में जो बल उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बहिर्जात बल कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो अब देखिए अंतर्जात बल के कारण आपके पृथ्वी पर घटनाएं किस प्रकार से घटती हैं उसको देखिए। पहली चीज आपकी जो घटती है, पटल विरूपणी बल कार्य करता है। पटल विरूपणी बल की जो उत्पत्ति होती है वो दो प्लेटों के टकराने से ही होती है। ठीक है, तो अब दो प्लेटें जब टकराएंगी तो कुछ ना कुछ नया निर्माण होगा। ठीक है, तो उसके लिए उसका जो कारण है वो अंतर्जात बल का कारण है। ठीक है, और दूसरा देखिए ज्वालामुखी क्रिया, जो आपकी ज्वालामुखी विस्फोट होती है वो भी अंतर्जात बल के कारण ही होती है और मैग्मा के रूप में बाहर आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि दूसरा अंतर्जात बल के कारण क्या घटनाएं उत्पन्न होंगी। आपकी आखिरी जो घटना है वो भूकंप है। भूकंप भी आंतरिक भाग में बलों के असंतुलन से भूकंप आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बहिर्जात बल का। तो बहिर्जात बल को हमने बताया कि अगर बहता जल है तो बेहतर जल किसके कारण से बहता है? बहिर्जात बल के कारण बहता है। भूमिगत जल जो पाया जाता है और वो भी बहता रहता है तो वो भी बहिर्जात बल के कारण होता है। ठीक है, और तीसरा आपका हिमानी जो है, इन सब के बारे में हम इसके लिए एक अलग टॉपिक बनाएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे। तो केवल हमें जो पढ़ना है हिमालय का निर्माण किस प्रकार से होता है उसके लिए ये पॉइंट आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए, अब समझते हैं कि अंतर्जात बल की कार्य की तीव्रता के आधार पर विभाजन किस प्रकार से होता है और इसके कारण से क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर अंतर्जात बल की कार्य की तीव्रता के आधार पर विभाजन देखेंगे तो विभाजन दो प्रकार से होता है। एक आकस्मिक अंतर्जात बल
उत्पन्न हो जाता है, दूसरा दीर्घकालिक अंतर्जात बल उत्पन्न हो जाता है। दूसरा क्या उत्पन्न हो जाता है? दीर्घकालिक अंतर्जात बल। दीर्घकालिक का मतलब है ये जो बल उत्पन्न होता है धीरे धीरे उत्पन्न होता रहता है और अंत में जाके या तो नवीन मोड़दार पर्वत के रूप में बढ़ जाएगा या किसी अन्य रूप में बदल जाएगा। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि अब हमें आकस्मिक अंतर्जात बल ना पढ़ के, क्योंकि आकस्मिक अंतर्जात बल के कारण से केवल ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप उत्पन्न होते हैं। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है दीर्घकालिक अंतर्जात बल। और दीर्घकालिक अंतर्जात बल को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। इसमें जो दीर्घकालिक अंतर्जात बल में जो संचलन होगा वो दो प्रकार से संचलन होगा। पहला संचलन होगा लंबवत संचलन होगा, ठीक है, और दूसरा संचलन किस प्रकार के होगा? क्षैतिज संचलन। अब हमें इसमें भी पढ़ना है, कौन सा भाग पढ़ना है? इसमें हमें केवल क्षैतिज संचलन पढ़ना है। ठीक है, अब क्षैतिज संचलन किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार से ये नए नवीन पर्वतों का निर्माण करता है, मोड़दार पर्वतों का निर्माण करता है। क्षैतिज संचलन बल में आप देखेंगे इस बल को कहते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। क्योंकि इसी के कारण से ही पर्वतों का निर्माण होता है, इसलिए क्षैतिज संचलन बल को क्या कहते हैं? पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं। और क्षैतिज संचलन बल जो उत्पन्न होता है वो दो बलों के कारण होता है, एक संपीड़न बल होगा और दूसरा तनाव बल होगा। ठीक है, और इसमें भी हमें केवल एक ही भाग पढ़ना है अभी, क्योंकि हमें पढ़ना है हिमालय की उत्पत्ति, इसलिए जो भाग इंपॉर्टेंट है उसी को हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो अगला भाग है संपीड़न बल। अब संपीड़न बल के कारण क्या होगा? संपीड़न बल के कारण होता है दो प्लेटें आपस में क्या करती हैं? टकराती हैं। टकराने के कारण अब वो चट्टानें ही होती हैं, तो चट्टानों की परतों में क्या आ जाता है? मोड़ आ जाता है, चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं। यानी संपीड़न बल के कारण क्या होता है? चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं, कभी ऊपर की ओर जाएंगी या कभी धंस जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं कि संपीड़न बल। अब संपीड़न बल में हमने दो चीज़ बताया, या तो भाग चट्टाने की परतें मुड़ने के बाद ऊपर की ओर उठेंगी या तो नीचे की ओर धंसेंगी। तो इस आधार पर हम संपीड़न बल को दो प्रकार से बांट सकते हैं कि पहला अपनति बल होगा और दूसरा होगा अभिनति बल। अभिनत का मतलब होता है केंद्र में, केंद्र का मतलब है दबे हुए धसे हुए भाग की तरफ अगर चट्टानों की परतें क्या होती हैं? मुड़ जाती हैं, तो उसे अभिनति कहते हैं। लेकिन अपनति का मतलब है अप का मतलब है प्रसार होना। अपनति का मतलब होता है प्रसार होना, यानी जो चट्टानों की परतें ऊपर उठ जाती हैं, उनके भाग ऊपर उठ जाते हैं, उनको कहते हैं अपनति। यहाँ पे आपने चित्र में ध्यान से देख रहे हैं, कुछ भाग ऊपर उठा हुआ है, कुछ भाग नीचे धंसा हुआ है। तो ऊपर उठे भाग को अपनति कहते हैं और नीचे दबे भाग को क्या कहते हैं? अभिनति बल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसी के आधार पर बनाया गया है प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बना है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तकी सिद्धांत का सबसे पहले पूछा जाता है कि इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था हैरी हॉस ने। ठीक है, इसका प्रतिपादन किया गया था 1962 ईस्वी में हैरी हेस ने। ठीक है, प्रतिपादन किसने किया था? प्रतिपादन किया था हैरी हेस ने 1962 में। और वैज्ञानिक व्याख्या किसने की थी? वैज्ञानिक व्याख्या की थी मॉर्गन ने। ठीक है, अब देखिए मॉर्गन ने वैज्ञानिक व्याख्या भी कर दी, लेकिन इस प्लेट विवर्तकी सिद्धांत में जो प्लेटें खोजी गई थी, जो प्लेटों की संख्या खोजी गई थी, वो नासा के अनुसार कुल 100 प्लेटें खोजी गई थी, लेकिन उसमें से केवल पहचान जो किया गया है 6 बड़ी प्लेटों का पहचान किया गया है और 20 छोटी प्लेटों का पहचान किया गया है। अब वो 6 बड़ी प्लेटें कौन सी हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो वो 6 बड़ी प्लेटें जो हैं आप क्रम से देखेंगे। पहली प्लेट है अमेरिकी प्लेट, दूसरी प्लेट है अफ्रीकी प्लेट, तीसरी प्लेट है प्रशांत प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट चौथी प्लेट है। आप देखेंगे पांचवी प्लेट यूरेशियाई प्लेट है और छठी प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, आपने इतनी सारी प्लेटें देख ली। अब हिमालय की जो उत्पत्ति होती है वो 2 प्लेटों से होती है,
लेकिन वो 2 प्लेटें कहाँ से मिलेंगी? पहली प्लेट जो होगी वो 5वें नंबर पे है यूरेशियाई प्लेट, और 60वें नंबर में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, लेकिन उसमें से इंडो छोटी प्लेट होगी और ऑस्ट्रेलियन भी छोटी प्लेट होगी, लेकिन दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो वो बड़ी प्लेटें होंगी। तो यहाँ पर केवल यूरेशियाई प्लेट के साथ कौन सी प्लेट टकराएगी? इंडियन प्लेट टकराएगी, या इंडोनेशियन प्लेट क्या करेगी? टकराएगी। ठीक है, जब इंडियन प्लेट टकराती है तो उस कंडीशन में क्या कंडीशंस होती हैं, किस प्रकार से पर्वतों का निर्माण होता है, उसके बारे में हम इसके अगले भाग में बात करेंगे। तब तक के लिए हम यहीं पर इस टॉपिक को विराम देते हैं। तो कृपया अगर वीडियोस अच्छी लगी हों तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपके मोबाइल्स में जल्दी से पहुंचे। ठीक है।